चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर सबसे आगे होगा भारत। चंद्रयान-3 अन्य ग्रहों पर जाने का मार्ग भी खोलेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही हम दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। यही नहीं, हम यह विश्वास भी अर्जित कर सकते हैं कि अन्य ग्रहों पर भी यह कार्य बखूबी किया जा सकता है। वे कहते हैं ना कि पहला काम चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इसका रोवर उतरने के बाद चांद पर मूव कर सकेगा। 14 जुलाई को भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, जो शुरुआत उसकी हुई। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे सौरमंडल के इतिहास और उसकी उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं तथा एल्गोरिथम को बेहतर किया गया है, जिन वजह से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह यान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। परंतु रास्ते में किस तरह की समस्याएं आएंगी, उसे चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में, ये सबसे बड़ी समस्या है जानना। इसलिए मैं आज जो बात करूंगी, मैं इसमें कई तरह की समस्याएं जो चंद्रयान-3 को अब आ सकती हैं। तो 1 अगस्त तक जो है हमारी सांसें अटकी ही रहेंगी। दुनिया में सभी की सांसें अटकी हुई है कि क्या चंद्रयान-3 अपना मून पे लैंडिंग कर पाएगा या नहीं। देखो, चंद्रयान-3 की तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 18 जुलाई 2023 की दोपहर में ही सफलतापूर्वक की गई। पहले चंद्रयान 222 इंटू 41,604 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में था। अब 228 इंटू 51,400 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। चंद्रयान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। आइए जानते हैं वह कौन सी समस्याएं हैं जो चंद्रयान-3 इस समय जूझ रहा होगा या फिर आगे जूझेगा। आज मैं 8 दिक्कतों की बात करूंगी। पहली दिक्कत, कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट तेजी ग्रेविटी के खिलाफ जाना चाहता है। ग्रेविटी उसे रोकती है। सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनानी पड़ती है। दूसरी दिक्कत, धरती के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड वाले सुरक्षा कवच से बाहर अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलते हैं सब एटॉमिक कण, जिसे रेडिएशन भी कहते हैं। एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वह टूटता है। इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं। इससे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। अगली तीसरी समस्या क्या हो सकती है? देखो, हमारा तारा यानी सूरज कभी शांत रहता ही नहीं है। इस समय तो ज्यादा ही आग उगल रहा है। इससे निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर सकते हैं। तेज जियोमैग्नेटिक तूफान से यानी सौर तूफान से सैटेलाइट के यंत्र भी खराब हो सकते हैं या वो फट सकते हैं। सैटेलाइट पर सुरक्षा के लिए कवर लगा रहता है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चार्ज पार्टिकल कवच को खराब कर सकते हैं। चौथी बाधा अंतरिक्ष की धूल है, यानी स्पेस डस्ट। इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बुलाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्ष यान खराब भी हो सकता है या फिर आंशिक रूप से काम करना बंद कर सकता है। पांचवी प्रॉब्लम वो है टक्कर। किसी भी इंसानी सैटेलाइट या
फिर उल्कापिंड या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ गई है, ये हम आप सब अच्छी तौर से जानते हैं। खास तौर से वो सैटेलाइट जो अब निष्क्रिय हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगा रहे हैं। इससे चंद्रयान 3 को खतरा है। साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे से हुई टक्कर ने बर्बाद कर दिया था। छठी दिक्कत क्या परेशानी है वो बताइए। देखिए, वो गलत है कि गलत ऑर्बिट में जाना। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे सही करने में काफी समय, क्षमता और ताकत लगती है। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है। इधर ईंधन कम हो सकता है, ऐसे में मिशन जल्दी खत्म हो सकता है, और अगर पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में लापता भी हो सकता है, और इतना जो पैसा उस पर लगाया गया वो सब का सब बर्बाद हो जाएगा। 7वीं समस्या, चंद्रयान 3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, ये सब यान के अंदरूनी हिस्सों पर असर डाल सकते हैं। पेलोड्स या यंत्र खराब हो सकते हैं, जिससे उनका धरती से संपर्क टूट सकता है। कोई एक या कई हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। तो आपने समझा कितनी परेशानियां हैं। 8वीं बाधा, धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान मुंह के बदल गिरता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, वहीं रात में पारा -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान 3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो खराब भी हो सकता है। सबसे बड़ी दुविधा जो है वो कि चांद के सबसे दुर्गम इलाके में चंद्रयान 3 को जाना है। डॉक्टर पांडे कहते हैं कि चंद्रमा का दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ही अलग और चांद का सबसे दुर्गम इलाका है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यह इलाका पूरी तरह अंधेरे में है। यहाँ पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। सूरज की रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई तो पैदा करता ही है। इसके अलावा अनेक गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इस मिशन से चंद्रमा के निर्माण और विकास के साथ पृथ्वी और सौर मंडल के इतिहास तथा उसकी उत्पत्ति को समझने में मदद तो मिलेगी, परंतु ये सारी चीजें कठिनाइयां भी तो पैदा कर रही हैं। ब्रह्मांड इतना कितना विस्तृत है ये गुत्थी भी सुलझाई जा सकेगी अगर चंद्रमा 3 सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी जो है इस पर वहां वो सही सलामत पहुंच जाए और सही ऑर्बिट को पकड़ ले। जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है चंद्रयान 3, जिसका प्राथमिक ध्यान चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने पर है। चंद्रयान 3 में रोवर हैं जो चंद्रयान 2 में नहीं थे। इसके अलावा चंद्रयान 3 स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक पेलोड ले जाएगा जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। साथ ही चंद्रयान 3 का ना तो प्रक्षेप पथ बदलेगा, ना ही इसरो के साथ उसका संपर्क टूटेगा। ये इसकी एक खास बात है। बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग को नासा स्थित मैड्रिक स्टेशन से ट्रैक किया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की निगरानी बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन से की जा रही है। वहीं इस बीच रॉकेट और चंद्रयान के अलग होने की प्रक्रिया को ब्रुनई और बियाक से भी ट्रैक किया गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा
कि एक अन्य पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी RABHA चंद्र सतह के पास आवेशित कणों के घनत्व को मापेगा और यह समय के साथ कैसे बदलता है ये सब जानेगा अगर चंद्रयान जो है ठीक ठाक वहां लैंड कर जाता है। इसीलिए तो उन्होंने इसे 15 मिनट का अंतक बोला है। इसके अतिरिक्त अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS रासायनिक संरचना को मापेगा और चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना का अनुमान लगाएगा, जबकि लेजर प्रेरित ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS चंद्र मिट्टी की मौलिक संरचना निर्धारित करेगा। चंद्रमा की ठंडी रात के तापमान 232 डिग्री सेल्सियस से बचने के लिए चंद्रयान 3 रात होने से पहले ही अपने चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री अक्षांश पर भेजेगा। अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यदि सब ठीक ठाक रहे, हमारी तो कामना है कि इसे सफलता मिले। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।